नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। गजा पर इजरायल के हमलों से नाराज यमन के हूती विद्रोही समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। शनिवार को गुजरात तट से दूर एक टैंकर को उन्होंने निशाना बनाया तो रविवार को अरब सागर में गैबन के एक तेल टैंकर जहाज को निशाना बनाया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इस टैंकर के चालक दल में शामिल सभी 35 भारतीय सुरक्षित हैं। इसी दौरान नॉर्वे का झंडा लगे एक तेल टैंकर पर भी हूती विद्रोहियों ने हमला किया, लेकिन वो निशाना चूक गया। 17 अक्टूबर के बाद से अगर अब तक देखा जाए तो हूती विद्रोही जो हैं अब तक ऐसे 15 हमले कर चुके हैं और उनके निशाने पर खाड़ी इलाके आसपास से गुजर रहे व्यापारिक जहाज हैं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि जब तक इजरायल गजा पर हमले नहीं रोकेगा तब तक उसके ये हमले जारी रहेंगे और हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। तो एक बार यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन है ये हूती विद्रोही। 1990 के दशक में सऊदी और अमेरिकी संबंधों के खिलाफ हूती विद्रोही जो हैं ये सामने आए हैं। शिया मुसलमानों का समूह है और ईरान के इशारे पर हूती काम करते हैं। मध्य पूर्व में शिया और सुन्नी का विवाद हम लगातार देख रहे हैं। 2014 से यमन सरकार के साथ भी हूतियों का युद्ध जो है वो जारी है और ईरान की जो प्रतिरोध की धुरी है उसका हिस्सा भी रहे हैं हूती विद्रोही। लाल सागर में खासकर इनका दबदबा जो है वो देखने को मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर इनकी पैनी नज़र रहती है और बीते जो कुछ दशक हैं तब से समुद्री जहाज़ों पर हुए हमलों में हूती शामिल रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के बाद इन्होंने धमकी दी है कि समुद्र में इजराइल की व्यापारिक गतिविधियों जो हैं उन पर ही हमला करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो जुड़ने जा रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, विदेश नीति विशेषज्ञ हैं, और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी। अगर हूतियों की हम बात करें तो खासकर हाल में जिस तरह के हमले उन्होंने किए हैं, इतनी ताकत आखिर कहाँ से आ रही है? आधुनिक हथियार जो हैं उनके पास कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन हमले करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। देखिए, ये 8 साल की लगातार जो लड़ाई किया है सऊदी अरब, यूएई और इस्लामिक कोलिशन मिलिट्री से, उसमें उनमें बहुत ही कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके के हथियार वो यूज कर रहे हैं, मिसाइल यूज कर रहे हैं, वो ईरानियन ओरिजिन है। अभी ये जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, यूक्रेन वार हुई है, जब से ये गाजा वार हुई है, तो उनके साथ कुछ और चीजें आई हैं, जिसे यूएस के रीपर्स, जिसको जो है पूरी दुनिया खरीदने को तैयार है, उसको भी मार गिराया था। तो वो बगैर रशियन सपोर्ट के उस तरीके की मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं आ सकती है। और उनमें एक बहुत ही बोल्डनेस आई है, जिस तरीके से उन्होंने जो है एक पहला शिप हाईजैक किया था हेलीकॉप्टर से पीछा करके। तो ये लग रहा है कि पूरी ट्रेनिंग के साथ है और उनके साथ जो है कई हजार जो है लोग इस तरीके से है। तो ये लड़ाई में एकदम बिल्कुल परंगत हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो कोलिशन फोर्स अमेरिका ने बनाया है उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि उनके पास कुछ खोने को नहीं है। वो तो पैर में कपड़े बांध के लड़ाई कर रहे हैं और बड़ी ही कामयाबी से उन्होंने अपने मिशन को गाजा के मिशन से जोड़ दिया है। और इस डायनेमिक्स को भी समझना होगा। और हमारे ख्याल से अगर सिर्फ जो है डिटरेंस की पॉलिसी या अटैक की पॉलिसी ली जाती है, तो हूतीस को हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो चाहेंगे कि लंबी लड़ाई हो, लंबी लड़ाई होगी तो पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा, तेल बढ़ेगा। 30% कंटेनर ट्रेड जाता है, 10% जो तेल जाता है, 7-8% जो है एलपीजी जाती है। और तमाम जो है वो यूरोप को जोड़ता है, एशिया को जोड़ता जी, है, ईस्ट अफ्रीका को जोड़ता है, और यहाँ तक कि जो है अमेरिका को जोड़ता है। ये सारा शॉर्टेस्ट रूट है। अगर ये रूट खत्म होता, लंबी लड़ाई होती है, तो यहाँ पे कोई भी जो है ऑलरेडी 100 से ज्यादा कंपनीज, बड़ी बड़ी मीरक और तमाम यूएस, जर्मनी की, डेनमार्क की सभी कंपनी, फ्रांस की, यूएई की, सब ने अपने जहाज को मोड़ दिया है। तो ये जो बिल्कुल है बिल्कुल। ये केप ऑफ गुड होप की तरफ से जाएगा, जो कि अटलांटिक ओशन होके जाएगा। और ये इससे जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और 10 से 15 दिन का टाइम भी बढ़ जाएगा, जिससे जो है $1 मिलियन का खर्च बढ़ गया है। और टाइम ज्यादा बढ़ने से जो फ्रेश चीजें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। तो ये एक तरीके बिल्कुल से यहाँ वहां से पर तेल भी आता जी। तो बड़ा ही जी, मतलब ये खतरनाक खतरनाक मूवमेंट है। और वार जो है, गाजा वार जो है सेकेंड फेज में इंटर हो रही है, जहां पर स्केलेशन पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगा। और अगर स्केलेशन होता है तो अमेरिका की जो पॉलिसी है कि वार को गाजा तक ही कन्फाइन रखें, वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल थिएटर रशिया ने बिल्कुल खोल दिया है पुतिन की विजिट के बाद। जिस तरीके से उन्होंने सऊदी अरब और यूएई विजिट किया है, ये बड़ी लड़ाई में बड़ी तेजी आई है। शायद वो कॉन्फिडेंस दे के गए हैं कि एक वार का फ्रंट खोलो, जिससे हमको जो है
यूक्रेन में जो है हमको जो ब्लीड कर रहे हैं, हमारा खून निकाला जा रहा है, तो अमेरिकन फोर्सेस को हम्म। फिर से एक बार मिडिल ईस्ट के जी। भवसागर में फंसा के इसकी इमेज भी खत्म कर दो, इसकी ताकत भी खोल दो। अब आप देखते हैं जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है। ईरान को हमको बिल्कुल उसी कंसिडर मुद्दे पर हम आएंगे। मेजर कि जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब, जिस तरह से जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि वो सर पर कफन बांध कर हूती जो है वो निकले हैं और पहले के मुकाबले बहुत अग्रेसिव उन्होंने खुद को किया है और खुद को उन्होंने और ज़्यादा ट्रेंड किया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि गजा पर इसराइल के हमले जिस तरह से हो रहे हैं उससे वो नाराज़ हैं और फिलहाल इसराइल जो है वो हमले रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो किस तरह का असर आपको दिख रहा है आगे आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल, देखो ये हौती रेबल जो हैं, ये आप रेड सी के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और इसको ईरान से हेल्प मिल रही, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूस से भी है। और इनके पास अभी जो सबसे अच्छे ड्रोन हैं, शाही ड्रोन, वो भी दिए हुए हैं ईरान ने। उसके बाद इसके मिसाइल भी हैं, यूएवी हैं, और जितनी भी शिप्स जानी हैं, यूं तो ये कहते हैं कि जो शिप जा रही हैं इसराइल की तरफ, हम उसी को टारगेट करेंगे। मगर असलियत में ये नहीं है, 100 से ज्यादा शिपों को इन्होंने टारगेट किया है। और ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत एडवर्स होने वाला है ट्रेड में, क्योंकि सच्चाई यह है 12% जैसे बता रहे थे ट्रेड जाता है, और इसी प्रकार से 30% कंटेनर का। और भारत की अगर हम्म। बात करें, क्योंकि उन्होंने बात बाकी देशों की तो कर ली, भारत के लिए भी बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट होगा, हमारे सप्लाई चेन में फर्क पड़ेगा। हमारा जो 40% ऑयल है वो रेड सी से जाके स्वेज कैनाल के थ्रू आता है, वो भी हमें रीरूट करना पड़ेगा अफ्रीका के चारों तरफ घूमते हुए केप ऑफ गुड होप में, जिससे 15 दिन ज्यादा लगेंगे और 37% उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो ट्रेड है आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड का 15 से 20% कॉस्टली हो जाएगा, चाहे वो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है। अब हो क्या रहा है कि इस सिचुएशन से दो बातें होंगी। एक तो ये तो मानते हैं कि ये एक इनडायरेक्टली प्रेशर टैक्टिक्स है। वो डालना चाहते हैं कि आप जो जितने भी देश हैं, इंटरनेशनल देश हैं, अमेरिका और बाकी देश, वो प्रेशर डालें इसराइल पे, वो लड़ाई बंद करे गाजा पट्टी में। क्या ये सफल होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा, क्यों इजराइल मानने वाला नहीं। मगर इससे नुकसान क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट हो जाएगी, ज्यादा ट्रेड टाइम लगेगा, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। उसके कारण जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के कारण बहुत ज्यादा जो आपकी इकोनॉमी डगमगा गई थी पूरी वर्ल्ड की, वो और भी डगमगा जाएगी। उसके अंदर फ्यूल है, फूड है, फर्टिलाइजर, सबके रेट बढ़ जाएंगे। और भारत के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है कि इसको कैसे करें। यूं तो बिल्कुल, भारत के सप्लाई रिलेशन चेन की ईरान के इसके साथ भी बहुत अच्छे इसके हैं, आर्थिक पहलू ईरान क्या के साथ होंगे भी उस अच्छे पर हैं। आप दोनों, जी उस पर आप दोनों जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी मैं और थोड़ा आप लोगों से विस्तार से इस बात को मेजर जनरल श्रीवास्तव साहब समझना चाह रही थी कि किस तरह से हूती जो है पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। और ये जो हथियारों की बात जिस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ नहीं कहा जाता कि सिर्फ ईरान के समर्थन से ही वो इतना अग्रेसिव हुआ है, क्या आपको भी ये लगता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये 8-10 साल से इन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है। इनके पास जो अंदर अपनी भी एक प्रकार से मिलिट्री हार्डवेयर की इंडस्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है। इन्होंने यूएवी बनाए हैं और इन्होंने मिसाइलों को भी बनाया है। क्योंकि देखो यमन में अब हुती का ही राज है, और हम्म। अभी सच्चाई ये है कि इनको हेल्प तो मिलती रही ईरान से, मगर ये कहना हम्म। कि अब पूरा ईरान हेल्प दे रहा है वो भी शायद गलत होगा। और ये सच्चाई है कि रूस इसके अंदर, रूस को क्या फायदा है कि अगर ये यहाँ पर लड़ाई बढ़ती है और चलती रहती है। देखो रूस को ये लग रहा था कि सारा फोकस रूस यूक्रेन लड़ाई पे था, नाटो कंपनी हम्म। और यूरोप कंट्रियां जो थी वो यूक्रेन की मदद दे रही थी। मगर जब से इसराइल और हमास की लड़ाई हुई है, तो अमेरिका का फोकस यहाँ हो गया, तो वो हथियार दे नहीं पा रहे हैं यूक्रेन को, जो बहुत फायदा है रूस के लिए। तो ये भी बात है। इसी प्रकार चीन को भी बड़ा फायदा है। चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था वो एक प्रकार से काम नहीं कर रहा था अच्छा। अभी जो G20 के बाद बात हुई थी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जी। उससे बन जाने से बीआरआई बिल्कुल खटास में पड़ जाता। तो कहीं ना कहीं चीन को भी इसका इनडायरेक्टली फायदा हो गया है। यूं तो चीन का जो ट्रेड में तो कॉस्टली है, मगर उसको इनडायरेक्टली फायदा हुआ। तो ओवरऑल एक बिल्कुल। सिचुएशन आप देखें कि जो हौती रिबल हैं, कि हम्म। इसके कारण जो सोमालिया पायरेट थे वो भी एक प्रकार से सक्रिय हो गए इस इलाके में। जो सिचुएशन पार कर ली थी वर्ल्ड ने कि आपका ट्रेड सेफ हो गया था, आज वो ट्रेड दोबारा
प्रॉब्लम आ गया। एक बात हमने नहीं बिल्कुल की, इसके कारण जब रूट तो बढ़ेगा, टाइम भी लगेगा, जी। पैसा, और आपकी इंश्योरेंस भी बढ़ गई। जो इंश्योरेंस बिल्कुल, आप कंपनी है दोनों उन्होंने मेहमान अपने यहाँ पर रेट हमारे साथ 15-20% बने रहिए। बढ़ा दिए। किस तरह से जो अर्थव्यवस्था के असर की बात आप और हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो किस तरह से पड़ेगा, हूती हमलों का अर्थव्यवस्था पर कैसा असर देखने को मिल सकता है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। वो रिपोर्ट एक बार देखते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर होकर गुजरने वाले जहाज़ों पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। हूती ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे गाज़ा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान हमास के भी बड़े पैमाने पर साथ देता रहा है और इसलिए इन हमलों के लिए अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये हमले इसलिए अधिक चिंताजनक हैं क्योंकि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लाल सागर के रास्ते तेल और अनाज समेत बड़े पैमाने पर उपभोक्ता सामानों की आवाजाही होती है। दुनिया के व्यापार का करीब 10% हिस्सा लाल सागर से गुजरता है। लगातार होते हमलों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क ने दक्षिणी लाल सागर से गुजरने वाले अपने जहाज़ों को अगले आदेश तक रुक जाने को कहा है। जर्मन शिपिंग कंपनी हपग लॉयड ने अपने एक जहाज पर हमले के बाद अपनी कंपनी से कहा है कि लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को सोमवार तक यात्रा न करने दे। शिपिंग कंपनियों के साथ साथ बीपी जैसी तेल कंपनियों ने भी लाल सागर के रास्ते अपने तेल टैंकरों को भेजना रोक दिया है। माल ढुलाई पर जहाज़ों और तेल टैंकरों को रोके जाने या फिर उसे दूसरे रास्ते से भेजने का मतलब है ढुलाई में अधिक खर्च और आपूर्ति में देरी। लाल सागर को छोड़कर जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है उसके लिए पूरा अफ्रीका घूमकर केप टाउन के रास्ते आना होगा। इससे माल ढुलाई में लगने वाला समय 15 दिन और बढ़ जाएगा। इससे तेल ढुलाई की कीमतों में भारी इजाफा होगा। गोल्डमैन का आकलन है कि प्रति बैरल कच्चा तेल ढोने पर $1 और रिफाइंड प्रोडक्ट ढोने पर $4 और ज्यादा लगेंगे। ब्रेंट क्रूड के मुताबिक मध्य दिसंबर तक तेल की कीमतों में 8% का इजाफा हो चुका है। जानते हैं कि आखिर लाल सागर के जरिए माल ढुलाई बंद होने से दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। लाल सागर के दो छोर पर स्थित सुएज कैनाल और बॉब अलमंडेब स्ट्रेट आपूर्ति के बड़े रास्ते हैं। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक प्रतिदिन 70 बैरल तेल बॉब अलमंडेब स्ट्रेट से गुजरता है। अमेरिका से एशिया आने वाला लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुएज कैनाल के रास्ते गुजरता है। इराक और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश से आने वाले टैंकर लाल सागर के रास्ते ही यूरोप पहुंचते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इस वजह से यूरोप के देश पेट्रोल और डीजल संबंधी जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर अधिक निर्भर हो गए हैं। गौरतलब है कि भारत तेल का बहुत बड़ा आयातक देश है। जिस तेल टैंकर एमबी कैंप प्लूटो पर ड्रोन से हमला हुआ वह सऊदी अरब से तेल लेकर मैंगलुरु जा रहा था। यानी कि हूती के हमलों से दुनिया में सप्लाई पर जो असर पड़ेगा वही भारत पर भी पड़ेगा। इससे तेल तो महंगा होगा ही, इसका दूरगामी असर दूसरी चीज़ों की महंगाई पर भी पड़ेगा। हर चीज़ महंगी होगी। पहले कोविड और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में सप्लाई चेन में जो समस्या आई है, हूती के हमलों ने इसे और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरह से लाल सागर जो है उसका महत्व कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा असर व्यापार पर उसका पड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए हम सब जानते हैं कि तेल, अनाज, उपभोक्ता सामानों की आवाजाही है। दुनिया के व्यापार का 10% हिस्सा लाल सागर से गुजरता है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, यहाँ पर हूती विद्रोही जिन रूटों को टारगेट कर रहा है वहाँ पर कच्चे तेल की सप्लाई के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और अगर हूती इसी तरह से हमले करते रहे तो फिर ये भारत के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है, और उससे जो है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन जो हमारे यहाँ जो है, एक जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर एग्रीकल्चर पे पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, इन्फ्लेशन पे पड़ता है, आम लोगों की जिंदगी पे पड़ता है। आरबीआई के सारा एफर्ट जो अभी लगा था कि कोर इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना है, उसमें असर पड़ेगा। और जो अर्थव्यवस्था जो हमारी जो है जो एक्सपोर्ट पर आधारित जो पॉलिसी बनाई थी हमने 2023 में कि $1 ट्रिलियन का हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेंगे, उस पर भी पूरा तरीके से असर पड़ेगा। शायद हम जो है यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में, ये जो सारे जो है लाल सागर के किनारे जितनी अफ्रीकन मार्केट है, ईस्ट एशिया अफ्रीकन की मार्केट है, ये सारी जो है हमारी मार्केट हट जाएंगी। $200 बिलियन का ट्रेड हम इधर से करते हैं। जैसे ही ये खबर आई, हम दो उदाहरण दे रहे हैं जिसमें बासमती राइस का जो राइस जो है फ्राइट चार्ज बढ़े हैं। $600 से $2,000 जो है पर
20 टन में बढ़ गए हैं, और उसी हिसाब से जो है टेक्सटाइल का जो है $600 से ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमें मैन्युफैक्चर्ड गुड में है, ऑटोमोटिव है, जैसे गाड़ियों का वो एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये तमाम सारे जो है उपभोक्ताकरण में हम जब भेज रहे हैं उससे पैसा आएगा जो हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी। और साथ ही साथ जो है हम वहां से 14% जो है हम कोल भी मंगाते हैं। 14% कोल अगर महंगा होता है या नहीं आता है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तमाम अगर हूती ये चाहेगा, अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ है तो इसको लंबा खींचेगा। और हमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही है कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं लग रही कि अमेरिका बहुत ही आसानी से जो कंट्रोल कर लेगा। 20 कंट्री की बात कर रही है जिसमें 10 ने कहा है कि ऑपरेशन होप में हम यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो टेरियन कंडीशन है, जिस तरीके से वो जहाजों का अगवा कर रहे हैं, जिस तरीके की उनकी जो है आर्मी जो है एकदम नेवी की तरह जाके उसको एक फिल्मी अंदाज में जो है कैप्चर करके लाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसानी से अमेरिका कुछ अचीव कर पाएगा। इसमें हम पूरी आपकी रिपोर्ट ने, हमारे डिस्कशन ने क्लियर कर दिया है जो इम्पैक्ट आएगा। अब भारत को क्या करना है? भारत का रिलेशन जो है वेस्ट एशिया से बिल्कुल डिफरेंट है, यूएस और अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री से। हमारा रिलेशन बहुत 5000 साल पुराना है, पीपल टू पीपल का रिलेशन है। हमको निगोशिएशन करना चाहिए, हमको जो है अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करके रखना चाहिए कि वी आर फ्रेंड, हम आपके मित्र हैं, हमेशा से रहे हैं, रहेंगे। कोविड में जिस तरीके से हमने आपको खाद्यान्नों की पूर्ति किया है, सप्लाई दिया है, वैक्सीन दिया है, फार्मास्यूटिकल दिया है, ये रिलेशन हमको मेंटेन करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो विदेश मंत्रालय इमीडिएटली जो है वो कंसल्ट करे, ईरान को भी कंसल्ट करे, ओमान को अपने कंसीडर में करे, क्योंकि ओमान एक पीस डील मेकिंग कंट्री है। तो डॉक्टर हुसैन, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं फाइनल कमेंट मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब से लेना चाहूंगी। जिस तरह से सिवाज साहब, जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि अब शायद वक्त आ गया है कि हम अपनी बात रखें, कम से कम हम अपने फायदे की बात जो है वो आगे होकर रख दें यहाँ पर भारत। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात है, जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तो भारत को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि भारत ने रूस से 2% पहले ऑयल लेता था, 32% किया डिस्काउंटेड रेट पे। मगर अब जो लड़ाई हो रही है ये इजराइल और हमास की, अगर हमें लंबा रास्ता लेना पड़ता है जो कि केप ऑफ गुड होप के तरफ से जाना, तो हमारे को वाकई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऑयल का रेट्स भी बढ़ेंगे, टाइम भी जाएगा। और सच्चाई है हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, इंपोर्ट्स के रेट बढ़ जाएंगे। अब बात आ गई हम कैसे इसको एक प्रकार कंट्रोल करें। देखो हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ईरान का जो हौती रिबल के ऊपर काफी कंट्रोल है, हमारे यमन के साथ भी अच्छे रिलेशन है, हमारे जो रिलेशन है बाकी दूसरे देशों के साथ भी, सऊदी, यूएई, ओमान के साथ। तो प्रेशर डाल के जो हमारी शिप्स हैं उनको टारगेट ना करें, क्योंकि हौती रिबल कह रहा है जो इजराइल जाती है। तो मुझे लगता है भारत ने कि कम से कम हमारे जहाजों को यहाँ पर निशाना ना बनाया जाए, जिस तरह से जाकिर हुसैन साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि अपनी बात कम से कम यहाँ पर रख दी जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन आप दोनों ने बहुत ही तफसील से अपनी बात यहाँ पर रखी और समझाया इस मुद्दे को कि ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह का असर इसका व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, इजराइल और हमास के बीच जो लगातार जंग चल रही है, इस बीच क्रिसमस पर भी इजराइल ने गजा पर हमला जो है वो नहीं छोड़ा और बड़ा हवाई हमला किया है। लगातार गजा पर बम बरसाया गया जिसमें 70 लोगों की मौत की खबर आई है। यह हमला शरणार्थी शिविर पर किया गया है। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि 70 लोग मारे गए हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। और इसी बात को लेकर दुनिया भर में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि अब इजराइल को किसी भी सूरत में रोका जाना चाहिए। और उधर इजराइल के राष्ट्रपति ने रविवार को टेलीविजन के जरिए भाषण दिया और देश से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पल एक परीक्षा की तरह है, हम न टूटेंगे न पलक झपकाएंगे, हम आंसू बहाएंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध हमसे भारी कीमत वसूल रहा है, लेकिन हमारे पास लड़ाई जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमास पर पूरी तरह जीत हासिल करने तक हम गजा में लड़ते रहेंगे। तो 5 की बात में फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पुंछ मुठभेड़ मामले में ब्रिगेडियर सहित 3 अधिकारी अटैच किए गए हैं। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुंछ हमले को लेकर एक ब्रिगेडियर सहित 3 अधिकारी अटैच किए गए हैं। सेना औपचारिक जांच इससे जुड़ी कर रही है। ये फैसला सेना के काफिले पर आतंकी हमले के मामले के बाद उठ रहे सवालों को लेकर किया गया है। पुंछ हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं और साथ ही 3 स्थानीय लोगों की मौत पर भी सवाल उठे हैं।
इससे पहले पुंछ राजौरी में एनकाउंटर के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज पुंछ पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है और आतंकियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राजीव रंजन इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, ये जो खबर आई है जिसमें एक ब्रिगेडियर सहित 3 अधिकारी अटैच किए गए हैं, उस खबर को विस्तार से बताएं। देखिए, सेना का ये कहना है कि सेना का रेगुलर प्रैक्टिस है, जिस दौरान ये हादसा हुआ और हमारे 4 जवानों की मौत होती है, 3 जवान घायल होते हैं, तो उस दौरान जरूरी हो जाता है कि सेना का अपने स्तर पर जांच कराया जाए और जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है वो वहां तैनात रहें। ये कुछ ठीक नहीं लगता है, कम से कम जो जांच की जो प्रक्रिया है उससे बाधित होती है और यही वजह है कि इन सारे अफसरों को ब्रिगेडियर सहित, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है, कर्नल है, उनको जो है अटैच कर लिया गया ताकि मामले की एक बेहतर तरीके से अच्छा जांच हो सके। सेना का ये कहना है कि हर पहलू की जांच हो रही है। ये हादसा, ये जो हुआ है, ये कैसे इनकाउंटर हुआ, अटैक हुआ है, उसके बाद कैसे हमारे 4 जवानों की मौत हो गई, आखिर क्या वजह थी, क्या कोई चूक का मामला था या दूसरा मामला था, और उसके बाद वहां जो 3 सिविलियन की जो डेड बॉडी जो मिली है, बरामद हुई, उसके बाद जो सेना पर जो सवाल उठे, संदिग्ध अवस्था में जो मौत हुई, इन सारे मुद्दों को लेकर जांच करने के लिए सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ जो है सेना प्रमुख वहां खुद पहुंचे, एक पूरे हालात का जायजा लेने के लिए। 4 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, उस हालात से कैसे निपटा जाए, अपने जो कमांडर हैं उनको रणनीतिक तौर पर बताने के लिए, क्योंकि इस तरह हाल के दिनों में वहां कई सारे ऐसे हादसे ये हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, जो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि कम से कम जो कमांडर जो है, टॉप कमांडर जो सेना का, वो उनके बीच में आए, रणनीति को बताए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो सके और आतंकियों को जो है सेना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेना प्रमुख को आतंकियों के खिलाफ चल रहे अभियान की जानकारी दी और साथ ही सुरक्षा इंतजामों को और बेहतर करने पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। फिलहाल 5 की बात में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और अब ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे दिल्ली में बुराड़ी के एक अस्पताल में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के मामले में हुई गिरफ्तारियां। और दिल्ली के बुराड़ी से खबर आई जहां पर एक अस्पताल में एक महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 19 दिसंबर की ये घटना है जब ये छेड़छाड़ की घटना हुई है। मैन पावर सप्लाई करने वाली एक प्राइवेट कंपनी का मैनेजर और 3 सुपरवाइजर, इनको गिरफ्तार किया गया है। महिला का आरोप है कि उससे सेक्सुअल फेवर की मांग की जा रही थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई, धमकी उसे दी गई है और साथ ही उससे अश्लील बातें जो हैं वो भी कही गई है। यहाँ पर ये भी जानकारी है कि जिस मैन पावर सप्लाई करने का जो कर्मचारी था, पीड़ित महिला भी उसी फर्म में काम करती है और अस्पताल ने इस फर्म को हायर किया है और महिला ने अदालत में बयान भी दर्ज करवा दिया है और दिल्ली सरकार ने भी यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए हैं। देश भर में आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ, बाजारों में लोग खरीदारी करने उमड़े हैं। हर तरफ क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही है। इस बीच पुदुचेरी में एक छोटा बच्चा सैंटा बनकर लोगों को गिफ्ट बांटता हुआ नजर आया। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, कई इमारतें जो हैं वो क्रिसमस के मौके पर जगमगाती हुई नजर आई। और आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।